डियर स्टूडेंट्स, 11 to 13th JPSC का मेन एग्ज़ामिनेशन का रिज़ल्ट जो संभावित था कि शायद अगस्त के द्वितीय सप्ताह में जारी हो जाए, अब वो विलंबित हो गया। इसको लेकर के बच्चों में या स्टूडेंट्स में एक जिज्ञासा भी है, निराशा भी है और वो ये जानना चाहते हैं कि वास्तविकता या वास्तविक स्थिति क्या है। तो इसी के संदर्भ में मैंने सोचा कि जो मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है या मैं आपको कुछ गाइडेंस कर सकता हूँ, इसी वजह से मैं ये वीडियो आपके समक्ष बना रहा हूँ। सबसे पहले एक बात तो आप समझिए कि मेन एग्ज़ामिनेशन जो संभावित जिसके रिज़ल्ट संभावित थे द्वितीय सप्ताह अगस्त में, उसके विलंब होने के कई कारण हैं और वो कारण आपको मीडिया के माध्यम से या स्टूडेंट्स के माध्यम से समय समय पर उजागर भी किया जा रहा है और इसमें सच्चाई भी है। इसमें सच्चाई ये है कि रिज़ल्ट को पब्लिश करने के लिए आयोग, जब भी हम आयोग या समिति की बात करते हैं तो वो मोर देन वन मेंबर होता है, एक से अधिक लोग उसमें शामिल होते हैं और उसमें एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है, यानी कि एक बहुमत या सर्वसम्मति से कुछ निर्णय लिए जाते हैं। ये आयोग और समिति या बोर्ड का एक नेचर है। तो ऐसे कंडीशंस में जब रिज़ल्ट जारी करने की बात आई तो कुछ इसमें कुछ आपत्ति अलग अलग मेंबर्स के द्वारा उठाए गए होंगे और इस वजह से एक बहुमत या एक सर्वसम्मति नहीं बन पाई, जिसके वजह से रिज़ल्ट जारी नहीं हो पाया। इसमें ना तो हम मेंबर को दोष दे सकते हैं और ना ही हम इसमें चेयरमैन को दोष दे सकते हैं। हमारा जो एक दृष्टिकोण है वो दृष्टिकोण ये होना चाहिए कि दोनों में कहीं ना कहीं पे सामंजस्य की कमी रही होगी और प्रीवियस में, यानी कि पहले भी दोनों या मेंबर्स एंड चेयरमैन्स के बीच में कुछ ऐसे मुद्दे रहे होंगे जिसमें कि सर्वसम्मति नहीं बन पाई होगी। इसका ही भुक्तभोगी हमारे स्टूडेंट्स हो रहे हैं। तो ये उनका इंटरनल मैटर था और उन्होंने कैसे इसको सॉल्व किया या नहीं किया, ये उसकी बात है। दूसरी बात यह है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स मुझसे या हमारे जैसे टीचर्स से ये पूछते हैं कि सर रिज़ल्ट कब जारी होगा। तो एक बात तो आप समझ लीजिए कि रिज़ल्ट तभी जारी होगा जब या तो कोई नए चेयरमैन की नियुक्ति हो जाए या फिर जो पहले से मेंबर हैं उनमें से किसी एक को एक्टिंग चेयरमैन की भूमिका दी जाए। ऐसे स्थिति में रिज़ल्ट जारी करने से पहले भी इसी तरह की प्रक्रिया होगी, यानी कि जो भी मेंबर्स हैं उनकी एक सहमति होनी होगी, उसके एक साइन होना होगा, एक अप्रूवल होना होगा और उसके बाद रिज़ल्ट जारी होगा। तो नए रिज़ल्ट तब तक हम लोग उसके बारे में नहीं सोच सकते जब तक एक्टिंग चेयरमैन या कोई नए चेयरमैन की नियुक्ति ना हो जाए। दूसरी बात यह है कि कई जगह पे या कई बच्चों के बीच में एक प्रश्न बना हुआ है कि क्या सर कॉपी जो चेक हो चुकी है वो उसी आधार पर होगा या उसमें कुछ परिवर्तन होगा। कुछ न्यूज़पेपर में ने भी इस चीज़ को इंगित किया कि रीजनल सब्जेक्ट को लेकर के जो कॉपी चेक किए गए उसमें कुछ त्रुटि थी या घंटी के आधार पर इस तरह के कुछ बातें आई उभर कर। तो एक बात आप समझ लीजिए कि कॉपी किसी जगह पर भी यूपीएससी में या जेपीएससी में या बीपीएससी में जहाँ पर भी कॉपी चेक होती है तो वो इन जनरल एक बार कॉपी चेक हो जाती है, दोबारा कॉपी चेक होने के प्रोविज़न लगभग नहीं के बराबर होते हैं। ऐसे जो न्यूज़पेपर में आए वो क्या सही हैं? बिल्कुल सही न्यूज़ है, क्योंकि आप देखिए कि जो रीजनल लैंग्वेज है हमारे यहाँ, बहुत तरह के रीजनल लैंग्वेज है, खोटा है, नागपुरी है। तो यहाँ पर जो कॉपी चेक होंगे तो यहीं के लेक्चरर, यहाँ के टीचर्स
के द्वारा ही होंगे। यूपी या दिल्ली या किसी और जगह से यहाँ पर कोई इस तरह के फैकल्टी अवेलेबल नहीं होते हैं। तो ये प्रक्रिया लगभग हर वर्ष ही चलती होगी। तो इसको लेकर के आप बहुत ज़्यादा चिंतित ना हो कि कॉपी चेक कैसे हुआ है। कॉपी ऑब्वियसली है कि ठीक ही चेक हुआ है, अच्छे से चेक हुआ है, और जो उसके नॉर्म्स हैं उस नॉर्म्स को पूरी तरह से पूरा किया गया होगा, ऐसा आशा करते हैं। एग्ज़ामिनेशन को के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो एग्ज़ामिनेशन जो जेपीएससी का एग्ज़ामिनेशन था उसमें क्या हुआ कि उसके जो वैकेंसी थी वो वैकेंसी दिसंबर या नवंबर के आसपास आई होगी आयोग के पास। उसमें कई रूल्स को लेकर के शंका थी और उस रूल्स को परिवर्तित किया गया। 2 रूल्स सामान्य रूप से परिवर्तित किया गया, वो उसको आपने देखा होगा। पहला ये था कि जो लैंग्वेज पेपर है उस लैंग्वेज पेपर जो हिंदी एंड इंग्लिश के लैंग्वेज पेपर है उसके मार्क्स को लेकर के कि क्या वो क्वालिफाइड इन नेचर है, उसको एक रूल्स जो है वो उसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया गया, क्योंकि प्रीवियस जेपीएससी में उसको लेके कुछ विवाद रहे थे। दूसरा इसमें जो रूल्स की परिवर्तन की गई वो ये किया गया, सामान्य रूप से जो मुझे जानकारी है, कि जो इंटरव्यू बोर्ड होगा वो किसी भी कैंडिडेट को 40 एंड 80 के बीच, यानी कुछ मिनिमम एंड कुछ मैक्सिमम मार्क्स निर्धारित किए गए, उसके बीच में ही उसको मार्क्स देना होगा। उससे कम या उससे अधिक मार्क्स देने पर उसे अपना एक क्लियरिफिकेशन, एक लेटर जारी करना होगा। तो रूल्स को लेकर के ये चीज़ें उभर करके सामने आई। अब अगर हम बात करते हैं कि एग्ज़ामिनेशन का नोटिफिकेशन, एग्ज़ाम, ये सब प्रक्रिया किस तरह से हुई, क्या इसमें भी कुछ हड़बड़ी हुई या कुछ चीज़ें हुई, तो एक बात हमें इस बात को समझना चाहिए कि देखिए, पोस्ट जो है वो परमानेंट है, पर पर्सन जो उस पोस्ट पर बैठता है वो कभी परमानेंट नहीं होता, वो आते जाते रहते हैं। इसीलिए कोई भी पर्सन अगर किसी पोस्ट पर बैठता है तो उसे ये समझना चाहिए कि जितना दिन मेरा कार्यकाल है, जब तक मैं यहाँ हूँ, तब तक मैं उस प्रक्रिया को अपने हिसाब से पूरी तटस्थता, ईमानदारी, पारदर्शिता के साथ अपनाऊंगा। और मेरे रहते अगर कोई काम संपूर्ण हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर मेरे रहते नहीं होता है तो दूसरे लोग भी आएँ तो वो भी उस काम को संपूर्ण करते हैं। आप प्रशासन में देखिएगा कि सचिव या डीसी, हर लेवल पे चीज़ें बदलती रहती है, पर कार्य कभी रुकता नहीं है। तो ऐसे कंडीशंस में जो भी चेयरमैन होते हैं, चाहे वो आयोग यूपीएससी के हों, जेपीएससी को हों, बीपीएससी को हों, उसको इस मानसिकता को अपने आप में बनाए रखना चाहिए कि जब अगर मेरे कार्यकाल में मेंस है तो मैं अच्छा से लूँगा, इंटरव्यू है तो इंटरव्यू अच्छा से लूँगा। पर ये ज़रूरी नहीं है कि मैं ही मेंस ले लूँ, मैं ही इंटरव्यू ले लूँ, मैं ही पीटी ले लूँ, ये कहीं से भी लॉजिकल नहीं है। तो ऐसे कंडीशंस में हमने जब स्टूडेंट्स से बात किया तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कहना था कि बहुत हड़बड़ी में एग्ज़ाम लिया गया और बहुत जल्दी प्रक्रियाओं को निपटाने का प्रयास किया गया, जो कि अच्छी बात भी है, लेकिन कई जगह पे इस चीज़ को लेकर के इसकी आलोचना भी होती है कि आप जो चीज़ें हैं उसको इतनी भी हड़बड़ी से ना करें जिससे कि एक्सीडेंट हो जाए। तो ये आयोग में हमने देखा कि बहुत तीव्रता के साथ चीज़ें आगे बढ़ी। बच्चे भी, टीचर्स भी इस बात को लेकर के लगे हुए थे कि जैसे ही मेंस का रिज़ल्ट आएगा विदिन 2 और 3 डेज़ जो है इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे, वो समस्त इंटरव्यू जो है वो 10 दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशंस में देखिए क्या होगा कि जो आपका इंटरव्यू होगा वो कितना होगा, 10 मिनट का, 7 मिनट का, 8 मिनट का, क्योंकि उसे जल्दी से ख़त्म करना था। तो ये सारी जो चीज़ें हैं अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो बहुत बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो हम उसे बहुत अच्छा नहीं कह सकते, क्योंकि बच्चे देखिए मेंस एग्ज़ामिनेशन के बाद इंटरव्यू की बहुत तैयारी करते हैं, बोलना सीखते हैं, बहुत इन्वेस्ट करते हैं अपने आप में, कपड़ा में, शूज़ में और भी चीज़ों पे। तो वो ये चाहते हैं कि कम से कम हमारा जो इंटरव्यू हो वो हमारा एनालिसिस हो, हमारा पर्सनालिटी को चेक किया जाए। ऐसा ना हो कि 2 मिनट में हमारा या 5 मिनट में इंटरव्यू ख़त्म हो जाए। तो भले उसका सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन फिर वो अपने अंदर का जो एक सेटिस्फैक्शन है उस सेटिस्फैक्शन को वो फुलफ़िल नहीं कर पाता। तो आयोग इस बात को लेकर के भी तैयारी कर रही थी कि जल्द से एग्ज़ाम संपन्न हो,
बच्चों को इसको लेकर के थोड़ा सा एक अंदर से आप कह सकते हैं कि थोड़ा निराशा, थोड़ा विरोध, ये सारी चीज़ें थी। अब हम आपसे क्या कह सकते हैं कि देखिए, आप जब एग्ज़ामिनेशन की तैयारी करते हैं, ख़ास करके स्टेट लेवल पे, कहीं पर भी, यूपी में, बिहार में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, कहीं पर भी देखते हैं, तो आप देखते हैं कि जो हमारी व्यवस्था, यहाँ की जो व्यवस्था है एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाली, वो कभी भी आदर्श नहीं रही है, कभी भी एक कभी भी एक नियमितता का पालन नहीं करी है, कभी भी त्रुटि रहित नहीं रही है। तो हमें इस चीज़ को, हमारे स्टूडेंट्स को इस चीज़ को लेकर के माइंडसेट अपना रखना चाहिए कि हमें जो है एग्ज़ाम भी देना है, और अगर ज़रूरत पड़े तो हमें इस एग्ज़ाम को फेयर करवाने के लिए कुछ मूवमेंट भी करने होंगे, कुछ आंदोलन भी करने होंगे, कोर्ट केस होगा, ये पार्ट है, एग्ज़ाम का पार्ट है। अब क्या है कि दुनिया बदल गई है, तो जब दुनिया बदल गई है तो हमें काम करने का तरीका, पढ़ने का तरीका, आंदोलन करने का तरीका, हर कुछ बदल गया है। ऐसे स्थिति में आज के दिन में अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा प्रभावी होता है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया इसलिए प्रभावित होता है कि अगर आप कोई भी इस तरह के अपनी बात को रखना चाहते हैं, तो आप अगर फिज़िकल मूवमेंट करते हैं, यानी कि फिज़िकल मूवमेंट करते हैं, कहीं पे जाते हैं, धरना देते हैं, प्रदर्शन करते हैं, तो उसके लिए क्या होगा कि जहाँ पर भी आप इस तरह की काम करेंगे, वहाँ से 10, 20, 50 किलोमीटर के बच्चे वहाँ पर जुड़ सकते हैं। बहुत ज़्यादा दूरी से बच्चे नहीं जुड़ सकते। दूसरी बात ये होता है कि आप अपनी बात जिस तक पहुँचाना चाहते हैं, उनके और आपके बीच में बैरिकेड्स होता है, तो आप अपनी बात को ना उन तक पहुंचा पाते हैं, ना वो आपकी बात को सुन सकते हैं। अगर हम इसके विपरीत बात करें तो आज के दुनिया में, आज का जो वर्ल्ड है वो क्या है, वो आपके हाथ में है, मोबाइल में। तो अगर आप सोशल मीडिया के थ्रू कोई मूवमेंट करना चाहते हैं, वो बहुत प्रभावी होता है। क्यों प्रभावी होता है? नंबर एक कि उसमें आप हर ज़िला, हर क्षेत्र, हर जगह के बच्चों को इन्वॉल्व कर सकते हैं, नंबर एक। नंबर दूसरी बात ये होती है कि आपको जिस तक अपनी बात को पहुंचाना है, जिस तक अपनी बात, अपने मैसेज को रखना है, उनके पास भी सोशल मीडिया है, उनको आपने टैग किया, तो वो 10 मिनट के बाद या 20 मिनट के बाद या आधा घंटे के बाद उस चीज़ को वो ज़रूर देखेंगे। अब इस आधार पर उनको भी प्रेशर होगा उनके ऊपर भी कि ये बात ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये एक लोकेशन वाइज जो है स्प्रेड हो रहा है, बल्कि इस चीज़ को पूरे इंडिया लेवल पे देखा जा रहा है, पूरे स्टेट लेवल पे देखा जा रहा है, और भी वर्ल्ड वाइड भी देखा जा रहा है। तो इससे अच्छा है कि जो बच्चों की मांग है या जो भी आंदोलनकारियों की मांग है, हम उस मांग को गंभीरता से लें। और उसके लिए भी उनके पास बड़ा आसान तरीका ये होता है कि जिस सोशल मीडिया का उपयोग करके आप उन तक अपना मैसेज दे रहे हैं, उसी सोशल मीडिया के थ्रू उसने आपको एक ट्वीट कर दिया या फेसबुक में मैसेज डाल दिया कि हम आपकी समस्याओं का समाधान ऐसे ऐसे कर रहे हैं। तो आप अपने घर पर रहते हुए बिना किसी भी शारीरिक श्रम किए हुए अपनी मांग को रख सकते हैं। दूसरी बात यह है कि देखिए, स्टूडेंट्स जो हमारे होते हैं, मैंने देखा झारखंड में, मैंने लंबे समय तक दिल्ली में भी पढ़ाया, लगभग 15-16 साल तक। आपने देखा होगा कि दिल्ली में जो बच्चे पढ़ने जाते हैं वो थोड़ा अलग तरह के एटीट्यूड के साथ जाते हैं। हमारे यहाँ जो हमारे स्टेट के बच्चे होते हैं, उनके पास थोड़ी सी दिक्कत ये होती है कि वो अपना ज़्यादातर फोकस स्टेट लेवल के एग्ज़ाम पर फोकस करते हैं, चाहे वो JSSC हो, JPSC हो, या इस तरह के जो एग्ज़ाम हैं। आपको एक बात समझना चाहिए कि आज के दौर पे आपको हर स्टेट का जो एग्ज़ाम है उसको आपको देना चाहिए। कई जगह पे अदर स्टेट के बच्चे अच्छा परफॉर्म करते हैं, जैसे बिहार में है, यूपी में है, या और भी स्टेट में है। दूसरी बात यह है कि यूपीएससी का कई एग्ज़ाम है जिसको कि आपको ज़रूर देना चाहिए। लोग ये समझते हैं कि यूपीएससी के एग्ज़ाम का मतलब सिर्फ सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम जिसमें IAS IPS होता है, ये नहीं है, बल्कि इसके अतिरिक्त भी यूपीएससी में बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं। आपने देखा होगा असिस्टेंट कमांडेंट का एग्ज़ाम बेहतरीन एग्ज़ाम होता है, और उसके लेवल भी थोड़े डाउन होते हैं। CDS का एग्ज़ाम होता है। इसी तरह से अलग अलग फील्ड के जो स्पेशलिस्ट हैं उसके एग्ज़ाम होते हैं। लगभग आप देखेंगे कि
15-16 तरह के जो एग्ज़ाम हैं यूपीएससी कंडक्ट करती है। यूपीएससी में क्या फ़ायदा होता है कि उसके कैलेंडर पहले से जारी हो गए होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मई 2025 में यूपीएससी का पीटी होने वाला है तो उसके कैलेंडर अभी से जारी हैं, तो आपको पता है मेंस कब होगा, पीटी कब होगा, हर एग्ज़ाम के। तो इस तरह के प्रयास आपको करना चाहिए कि जो स्टेट का जो भी आयोग है, चाहे वो जेपीएससी है, जेएसएससी है, इस तरह के जो भी आयोग है, उस आयोग से एक कैलेंडर जारी करवाना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ामिनेशन का एक कैलेंडर जारी हो और उस कैलेंडर को उस आयोग के द्वारा फुलफ़िल किया जाए, उसको पूरी तरह से लागू किया जाए। इससे बच्चों के अंदर, स्टूडेंट्स के अंदर आगे की रणनीति को बनाने का एक पूरा खाका होता है कि मुझे कौन सा एग्ज़ाम कब देना है, किस तारीख को एग्ज़ाम है, उसके लिए कैसे पढ़ना है, पीटी कब है, मेंस कब है, इंटरव्यू कब है। ये सारी चीज़ों का प्रयास कीजिए और इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि इसको या तो हाई कोर्ट के माध्यम से या सरकार के माध्यम से बोनाफाइड करवा लीजिए कि नहीं, ये इस एग्ज़ाम को जिसको कि आयोग ने अपने निर्धारित तिथि में जारी किया है, इसे उस तिथि में किसी भी हाल में होना है। तो इस तरह की चीज़ों को अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम एक सही दिशा में स्टूडेंट्स को जॉब ओरिएंटेड एग्ज़ाम की तरफ आगे बढ़ा सकते हैं। तीसरी बात मेरा ये है आपसे कहना कि आपको ये समझना होगा कि चाहे आप स्टूडेंट लाइफ में हो, चाहे आप ब्यूरोक्रेट्स बन जाएं, चाहे आप पॉलिटिशियन बन जाएं, किसी भी तरह की चीज़ बन जाएं, आपको जीवन में हमेशा संघर्ष को फेस करना पड़ेगा। तो संघर्ष हमेशा होता है, स्टूडेंट लाइफ में भी होता है, स्टूडेंट लाइफ के बाद जब आप फैमिली लाइफ में जाते हैं तब भी होता है। तो संघर्ष से भागना नहीं है, उसको पॉजिटिव वे में लेना है, अपने उत्साह को हमेशा बनाए रखना है। मैंने कई बार देखा है स्टूडेंट्स को लेकर के कि कभी भी जब इस तरह के मूवमेंट होते हैं, स्टूडेंट्स के मूवमेंट होते हैं, तो उसमें किसी न किसी तरह से राजनीति प्रवेश कर जाता है। तो स्टूडेंट्स को हमेशा इस बात को चाहिए कि किसी भी तरह से अपने आंदोलन को अपने तक सीमित रहें, स्टूडेंट तक सीमित रखें, उसमें राजनीतिकरण उसे होने से बचाएं। आप जितना उसे राजनीतिकरण होने से बचाएंगे उतना आपको इस आंदोलन को सफल होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, अपने आप को हमेशा पॉजिटिव वे में रखें। आपने जब मेंस एग्ज़ामिनेशन दिया है तो निश्चित रहिए आपका रिज़ल्ट आएगा, एक दिन के बाद आएगा, एक महीने के बाद आएगा या 2 महीने के बाद आएगा, वो रिज़ल्ट तो आपको मिलेगा ही। तो आपके लिए भी अच्छा है कि आप इंटरव्यू के लिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। हो सकता है कि अगर आप अभी इंटरव्यू देते तो आपके कुछ कम मार्क्स हो जाते, लेकिन अगर आपने और अच्छे से तैयारी की तो इंटरव्यू में ज़्यादा मार्क्स आकर के आप बढ़िया पोस्ट ले सकते हैं। तो बी पॉजिटिव रहिए, अपने कार्यों को करते रहिए, पढ़ते रहिए, लगातार पढ़ते रहिए, पॉजिटिव अपने आप को बनाए रखिए, नेगेटिव तत्वों से बचने का प्रयास कीजिए, ईश्वर पर भरोसा रखिए और हमेशा जो है एक एग्ज़ाम पर फोकस ना करके कई एग्ज़ाम जो आपके तैयारी से संदर्भ में कई एग्ज़ाम हैं उसको लेकर के भी आप फॉर्म भरते रहिए, एग्ज़ाम देते रहिए। आपका एग्ज़ाम निकलता है तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, चाहे वो पीटी हो, मेंस हो, चाहे इंटरव्यू हो। तो अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाए रखने के लिए एग्ज़ाम निकालते रहिए और आपको किसी भी तरह का अगर कोई हेल्प की ज़रूरत हो तो बहुत सारे टीचर्स हैं, मैं भी आपके सामने हूँ और आप हमारी भी मदद ले सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।